अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ। अब हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब देखते हैं रेशो क्या होता है। देखिए सपोज आप कोई केक बनाने लगे, ठीक है। अब मैं कहती हूं अगर कप आप वन कप ऑफ शुगर आपको चाहिए फॉर 2 cups of फ्लोर, यानी मैदा। केक के लिए तो मैदा डलता है ना, तो 2 कप्स ऑफ फ्लोर के लिए आपको 1 कप क्या चाहिए, 1 कप क्या चाहिए, शुगर चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है ना कि शुगर और फ्लोर यानी मैदा और अंडे ये सब मिला के केक बनता है। तो 2 कप फ्लोर के लिए आपको 1 कप क्या चाहिए, शुगर चाहिए। तो अगर ये 1 केक के लिए रिक्वायर्ड है, तो अगर मुझे 2 केक बनाने हो तो क्या करूंगी, तो यानी इस क्वांटिटी को मैं क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी, डबल कर दूंगी। अगर मुझे 2 केक बनाने तो मैं इसे कर दूंगी 4 कप ऑफ फ्लोर, 4 कप मैदा ले लूंगी, ठीक है। और इसी तरह फिर चीनी कितनी लूंगी, चीनी 1 कप रखूंगी तो फीका नहीं हो जाएगा, तो चीनी भी बढ़ा दूंगी। यानी इसको मैंने डबल किया तो इसको भी क्या कर दिया, इसको भी मैंने डबल कर दिया, यानी यहां मैंने कर दिया 2 कप्स, सही है। तो अगर आप इसे देखें तो शुगर और दूसरी चीज क्या है, फ्लोर, सही है। अब इनका रेशो क्या हुआ, इनका रेशो हुआ 1 कप, ठीक है। रेशो का मतलब रिलेशन, ताल्लुक क्या हुआ, तो इनका ताल्लुक क्या हुआ, 1 कप आपका शुगर है तो 2 कप क्या है, 2 कप्स फ्लोर है। यानी अब ये ताल्लुक को जब आप जाहिर करेंगे तो इस तरह ये 2 डॉट लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शो कर रहे हैं शुगर और फ्लोर का रिलेशनशिप। इसको पढ़ेंगे किस तरह, शुगर इज टू फ्लोर। अब क्वांटिटी अगर है, ये कप में अगर हटा दूं मैं यहां से, तो अब आप इसे किस तरह पढ़ेंगे नंबर को, 1:2। क्या रेशो है शुगर और फ्लोर का, 1:2। अब चाहे आप कप ले रहे हैं या जो भी चीज ले रहे हैं, 1:2 रेशो है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां देखें, जब मैंने इसे डबल कर दिया, अब क्या हुआ इसका रेशो, शुगर और फ्लोर। अब इसका रेशो क्या हुआ, अब इसका रेशो हो गया 2:4। तो अगर आप गौर करें 2:4 को अगर मैं सपोज इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो 2 1 टाइम इज 2, 2 2 टाइम 4, वापस वही आ गया ना, हमने इसका डबल किया था ना। इसका मतलब है, लेकिन ये और ये एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट समझते हैं ना, जैसे सपोज मैं लिख रही हूं 2/10, और जब मैं इसे काटूंगी तो 2 1 टाइम इज 2 और 2 5 टाइम 10, यानी 1/5। लेकिन ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया ना, अगर मैं इसे काटूंगी नहीं तो ये क्या हुआ, आपने किया है ना छोटी क्लासेस में, आप करके आए हैं, ये क्या हुआ, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ है ना। 2/10 कहें या 1/5, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह ये रेशो इक्विवेलेंट हो गया, क्यों, जब इसे आप लोएस्ट फॉर्म में करेंगे, मतलब आप देखें इसके बाद 1:2 के बाद तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो जब आप इसे लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो वो यही वाली फॉर्म आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला रेशो और ये वाला रेशो एक दूसरे के क्या हुए, बराबर हुए। तो रेशो क्या हुआ, रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटीज, मतलब कोई भी 2 क्वांटिटीज हो या ज्यादा क्वांटिटीज हो, तो उन सब के दरमियान जो आप रिलेशनशिप बनेगा उसको आप रेशो बोलते हैं। असल में रेशो की डेफिनेशन बनती है, रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज। देखिए कंपेयर ही हो रहा है ना, कि ये 1 कप है तो ये 2 कप है, ये 2 कप है तो ये 4 कप है, कंपेयर हो रहा है ना।
तो रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज, उनके दरमियान जो आप कंपैरिजन करते हैं उसको रेशियो बोलते हैं। अच्छा, अब जब दो रेशियो, एक ये रेशियो हो गया और एक ये रेशियो हो गया, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो कैसे बराबर है अभी मैं समझा चुकी हूं आपको। तो इसका मतलब है हम ये कहेंगे ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के प्रोपोर्शन हैं। क्या है? प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब भी इक्वल होता है। देखिए आपके पास लिखा है 1:2, या आपके पास लिखा है 2:4। दे आर इन प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन का साइन ये वाला होता है, ये 4। तो बाज़ औक़ात इस प्रोपोर्शन को हम इस तरह भी लिखते हैं, ये देखिए 1:2 इज इक्वल टू 2:4, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जब ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल होते हैं, when both the ratios are equal, जब दोनों रेशोज क्या होंगे, बराबर होंगे, they are said to be in proportion। तो हम क्या कहेंगे कि हम कहते हैं कि ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं, यानी इसका मतलब है इक्वल हैं ये दोनों। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, अब रेशो को आप किस किस तरह लिख सकते हैं, ये देखिए। सपोज आपके पास ये रेशो है 1:2, एक तो ये शक्ल है इसकी, और इसको पढ़ेंगे 1:2। अगर इसको मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये न्यूमरेटर बन जाता है, और ये जो राइट हैंड साइड है ये डिनोमिनेटर बन जाता है, इस तरह। ठीक है, यानी इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, रेशो को इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसी तरह आपके पास अब यहां था 2:4, तो अब इसको भी मैं कैसे लिख सकती हूं, 2/4 ऐसे लिख सकती हूं। तो फिर मैं कहूंगी दे आर इन प्रोपोर्शन, बोथ द रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। अच्छा देखिए, ये तो हमने देखा रेशो होता है। अब जब दोनों क्वांटिटीज हम ये कह रहे हैं कि ये और ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शन डायरेक्ट भी होता है और प्रोपोर्शन इनवर्स भी होता है। एक है आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और एक है इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए सपोज टोमेटोज हैं और ये रुपीज है। सपोज 2 kg टोमेटोज आते हैं आपके पास 160 रुपीज के। ठीक है, तो जल्दी से बताइए 4 kg कितने के आएंगे? 4 kg आएंगे 320 के। तो क्या हुआ ये, यानी अगर एक चीज आपने बढ़ाई तो दूसरी चीज भी क्या हुई, बढ़ गई। दूसरी चीज भी क्या हुई, बढ़ गई। इसी तरीके से अगर सपोज एक स्टूडेंट है और वो टाइम ले रहा है 1 घंटा, 1 आवर। ठीक है, सपोज 1 आवर में वो 2 पिक्चर्स बनाता है। अब अगर वो फर्ज करें 4 पिक्चर बनाता है तो कितना टाइम लगेगा उसे? 2 आवर्स लगेंगे। और अगर वो 6 पिक्चर बनाता है तो कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स लगेंगे उसे, है ना। तो यानी एक क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं इसे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और अगर सपोज एक बिल्डिंग है, सही है, आप उस पे मजदूर कुछ काम कर रहे हैं। अगर सपोज 4 मजदूर हैं और वो कोई बजरी का ट्रक जो है वो ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, अब वो 4 मजदूर हैं और ये चढ़ाते हैं, डेज लेते हैं, ये डेज 2 डेज लेते हैं। 2 दिन में 4 मजदूर जो है वो बिजली का ट्रक जो है वो ऊपर चढ़ाते हैं। सही है। अच्छा, अब अगर बताएं मैं 8 मजदूर कर दूंगी तो अब भी 2 दिन लगेंगे। अब तो लोग ज्यादा हो गए ना, तो अब क्या हो जाएगा, ये डबल कर दिया ना मैंने,
तो अब तो एक ही दिन में चढ़ जाएगा ट्रक ऊपर। यानी क्या हुआ, देखिए इसको मैंने बढ़ाया तो ये क्या हुआ, ये कम हो गया। क्या हो गया, ये कम हो गया। तो अब ये देखिए एरो मैंने कैसे लगाया है, इसको बढ़ाया था ना, लेकिन ये क्या हुआ, ये कम हो गया। तो अब अपोजिट डायरेक्शन में एरो लगेगा इसमें। क्यों, इनका रेशो क्या हुआ, आपने ये वाली चीज बढ़ाई तो ये वाली चीज कम हो गई। तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, जब एक क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब देखिए सपोज हमारे पास सपोज मैन है और उनके लिए फूड है हमारे पास, सही है। सपोज हमारे पास 4 मैन है और उनके लिए फूड है 2 डेज का, 2 डेज का फूड है, 4 मैन के लिए 2 डेज का फूड है। अब अगर फर्ज करें मैं डबल कर दूं, यानी 8 आदमी हो गए। हमने तो 4 आदमी का खाना बनाया था, 4 आदमी का खाना रखा था 2 दिन के लिए। अब लेकिन लोग बढ़ गए, 8 आदमी हो गए, तो क्या 2 दिन चलेगा वो? नहीं, क्या होगा, अब खाना वो पूरा 1 दिन में ही खत्म हो जाएगा, 1 डे में खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या है, इनवर्स है। यानी आपने एक क्वांटिटी बढ़ाई तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो गई, फौरन और कम हो गई। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब जब उसको लिखेंगे हम तो देखिए एक एरो नीचे और एक एरो ऊपर लगेगा। और जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, यानी एक क्वांटिटी आप बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़ जाए, तो उसका जब ताल्लुक यानी रेशो आप लिख रहे हैं तो उसमें दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब अगर सपोज आप इस तरह एरो लगा रहे हैं तो इसका मतलब है ये वाला एरो भी इसी डायरेक्शन में होगा। यानी दोनों एरोस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जब काम करेंगे तो दोनों एरोस क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। और जब आप इनवर्स प्रोपोर्शन का काम करते हैं तो फिर उसमें जो एरोज होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये देखिए इसका डायरेक्शन नीचे है और इसकी डायरेक्शन ऊपर है। यानी ये हमें बताता है कि एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो अब हमने क्या देखा कि रेशो क्या होता है, रेशो किसी भी 2 क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन होता है या कंपैरिजन होता है। यानी कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज और मोर देन 2 क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशो। सही है। अच्छा, अब जब 2 रेशोज आपस में इक्वल होंगे तो दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। तो हम क्या कहेंगे, ये आपस में प्रोपोर्शनल हैं, यानी दोनों का आपस में प्रोपोर्शन है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है। अब इस किस्म की जब हम प्रॉब्लम्स करने लगेंगे तो फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम इस तरह जो है उसको क्वांटिटीज को पहले लिखेंगे। अच्छा, अब देखें रेशोज को उसकी लोएस्ट टर्म में कैसे लिखते हैं, ये देखते हैं हम। सपोज कोई भी 2 रेशो है हमारे पास, ये है। अब इसकी लोएस्ट टर्म कैसे करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो इसको लोएस्ट टर्म में ला सकते हैं हम। देखें दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, दोनों 8 के टेबल में आ रहे हैं, दोनों को 8 से आप डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा, 8 4 टाइम इज 32 और 8 8 टाइम 64। अभी और हो सकता है ना, 4 1 टाइम 4, इसे 4 से डिवाइड कर दिया तो इसको भी 4 से ही करेंगे, 4 2 टाइम 8। तो अब आप ये देखिए ये वाली टर्म जो है ये इसकी लोएस्ट टर्म होगी। यानी अब ये इससे मजीद क्या नहीं हो सकता, अब मजीद ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे ये लोएस्ट टर्म है। ठीक है, ये क्या है, लोएस्ट टर्म है। यानी आप उसे और छोटा काटते जाइए और उसे छोटा करते जाइए, तो वो अब जब आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे कि जहां मजीद अब वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर आप उसको कहते हैं वो लोएस्ट टर्म है उस रेशो की। सही है। यानी 32:4 64 की ये लोएस्ट टर्म है 1:2। अब सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें, सपोज 20:45 और आपको कहा जा रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई यानी वही लोएस्ट टर्म में ले आए। तो देखें दोनों किस टेबल में आते हैं, ये 25 के टेबल में आता है और 45 भी किस में आता है, 5 के टेबल में आता है। यानी इसका मतलब है इसको भी आप डिवाइड कर दें किससे, 5 से,
तो फिर आपको इधर भी करना पड़ेगा, इसको भी 5 से डिवाइड कर दें। तो देखिए इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 5 4 टाइम इज 20 इज टू 5 9 टाइम 45। आप देखिए 4 और 9 ये किसी एक टेबल में दोनों नहीं आते, तो इसका मतलब है ये इसकी लोएस्ट टर्म है, यानी आपने सिंप्लीफाई कर लिया इसको। एक और करें, देखिए सपोज एक है आपके पास 1 मीटर इज टू 20 सेंटीमीटर। अब आप गौर करें, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो क्या जरूरी है रेशो में दोनों चीजें सेम यूनिट में हो। अब यानी इसका मतलब हुआ 1 मीटर आपको पता है, आप पीछे कर चुके हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब यानी ये 1 मीटर नहीं लिखेंगे हम, 100 सेंटीमीटर इज टू 20 सेंटीमीटर। अब आसानी से काम हो जाएगा। अब देखिए किसके टेबल में आएंगे, ये दोनों 10 के टेबल में आ सकते हैं, सही है। तो अब ये क्या हुआ हमारे पास, 10 टाइम 100 और इज टू 10 2 टाइम 20। और लेकिन अभी मजीद हो सकता है, ये किससे, 2 से, क्या 2 5 टाइम 10 इज टू 2 1 टाइम 1 2 1 टाइम 2। देखिए ठीक है, तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इसकी, 5 सेंटीमीटर इज टू 1 सेंटीमीटर। एक और करके देख लेते हैं, 1331 इज टू 121। अब अगर गौर करें आप, 121 11 का टेबल है, यानी इसको 11 से अगर हम डिवाइड करें और इसको भी 11 से डिवाइड करें, तो देखिए क्या आएगा, 11 1 टाइम 11 1 टाइम, ये रफ में करने का है, मैं आपको यही करके बता रही हूँ। 11 1 टाइम 11, तो कितना बचा, 2 बचा। 11 2 टाइम 22, है ना, 23 हो गया ना, 22 और 11 1 टाइम 11, देखिए सही है। यानी क्या आ गया आपके पास, जब आपने इसे कटिंग किया तो ये 121 आ गया, और जब आपने इसे किया 11 टाइम 121। अभी फिर हो सकता है कि 11 से, है ना, ये देखिए, तो क्या 11 टाइम 121 इज टू 11 1 टाइम 11 1 टाइम 11, क्या आ गया 1। तो यानी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 11 इज टू 1। और देखिए इसे पढ़ेंगे यहां से, 11 इज टू 1, 1 इज टू 11 नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। 11 इज टू 1 ऐसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, 11 इज टू 1, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, 11 इज टू 1। ये आ गया आंसर आपका।